सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। महंगाई से बौखलाई अवाम को बिजली के झटके देने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने बिजली 2 रुपये फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली है। वजारत तवानाई ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की समरी तैयार कर ली। किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला भी कर लिया है। और फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर ली गई है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा फौरी तौर पर कुछ दिन पहले जो है वो किया गया। फिर से ये समरी तैयार की गई है कि 2 रुपये इस बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के दावे कुछ और थे, अब वो कर कुछ और रहे हैं। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हर चीज़ को महंगा करते जा रहे हैं। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आने वाले वक्त में? जी बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर अवाम की जो इस्तात है वो बहुत कम होती जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मामूल के खराजात हैं वो जुए शीट लाने के मुताबिक हो चुका है, और आप अशया खुर्दनी हो, यूटिलिटी बिल्स हों, उन्हीं से नहीं एक आम आदमी या मिडिल क्लास वाले निपट पाते। और जो कारोबारी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी सूरत यह है कि कारोबार उनके मंदे पड़े होंगे सारे के सारे। अब ये जो बिजली का मामला है इसमें जैसे आपने खुद निशानदेही कर दी कि ये तो चूंकि आपने IMF से जो अगली किस्त लेनी है उसके लिए इनएविटेबल है, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है और आपने कमिट किया हुआ है। ये नहीं कि वो आपसे अब कोई नया मुतालबा कर रहे हैं या उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है और उसके बाद कोविड भी आया और बाकी मामला भी हुए तो अब हम इन पर कोई दबाव डालने, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जब मुआहदा साइन हुआ था तो उसी वक्त तय पा गया था कि इसमें बिजली और गैस के जो नर्ख हैं, अच्छा पानी भी है शामिल इसमें, यूटिलिटी बिल्स में वो भी आप देखेंगे कि उसमें भी इजाफा होगा, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। बिजली का मामला तो इस हद तक वाज़ेह है कि आपने ही 24 न्यूज़ पर ये खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से खुद कौम से खिताब करेंगे, इनको एतमाद में लेंगे। एतमाद में तो खैर वो क्या लेना है, अब चूंकि IMF से कमिट कर चुके हैं हम कि आपने हमें जो आपका प्रोग्राम में कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हमने जो अगली किस्त लेनी है तो उस पहले पेश की शराइत सारी पूरी की जाएंगी, जिसमें बिजली और गैस का जो टैरिफ है उसको बढ़ाना शामिल है। और इससे ना सिर्फ आम आदमी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जैसे आपने बताया कि आटे का जो थैला है वो 950 वैसे तो 1000 तक बिक रहा है और पहले भी बिका है। और चीनी आपने देखा कि जिस तरह से इंपोर्ट होके आई वो बिल्कुल पाउडर टाइप चीनी है और वो भी 100 तक चलेगी। मतलब ये हैरान कुन मामला था। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी अपनी टीम को कि 81 पे हमने इसको सस्टेन किया है और ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी और नॉर्मल प्राइस आ जाएगी। चलें नॉर्मल की तरफ ना आए, हम कहते थे 80 पर ही रह जाए, कोई बात आप ना लेके जाएं 60 पर, 62 पर, 63 पर, लेकिन आपने देखा कि चीनी वाला मामला भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो इसमें ये चीज बिल्कुल वजाहत से सामने आ रही है कि हुकूमत के अंदर ना तो मामला को चलाने की सलाहियत है, ना ही उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आलमी मालियाती इदारों से किए गए वादों को, वादे भी नहीं बल्कि मुआहदे कहना चाहिए क्योंकि तहरीरी सूरत में है, मुआहदों को अमली जमा पहना सकें। तो इसका जो सारा बोझ है वो अल्टीमेट घूम फिर के यकीनन अवाम पर आएगा, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नवीद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आटा चीनी महंगा है, बिजली गैस भी महंगी कर दी गई और मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन खान साहब के दावे तो ये हैं कि मुल्क की मईशत अब सही सिमत की जानिब गामजन है। सर, ये दावे और सूरत हाल में इतना तजाद क्यों है? देखिए, उनकी हर बात में तजाद है। इस वक्त तक जितनी महंगाई हो चुकी है, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है कि अवाम किस हाल में रह रहे हैं कि उन्होंने इस साल का वादा ये किया है कि इस साल में वो किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हर चीज की कीमत जो है आसमान तक पहुंच गई है। किस तरह से हर शख्स जो है, हर फैमिली जो है, जो उनके वो घर बनाई जा रहे हैं, अपना जो लोगों के लिए पनाहगाहें बनाई जा रही हैं जहाँ पे खाना फराहम किया जा रहा है, तो कैसे वहाँ पे लोग, फैमिलीज वहाँ पहुंचेंगी, हर फैमिली वहाँ जाके खाना खाएगी? तो मेरा ख्याल है उनका मिशन तो यही है कि हर इलाके में जो पनाहगाहें बनाई जाएं और वहाँ जाकर लोग जो है खाना खाएं। घर में तो क्योंकि पका ही नहीं सकेंगे लोग, घर में तो खाना ला ही नहीं सकते। अब आप देखें कि सब्जियां और बाकी जो अशिया हैं, फल वगैरह या गोश्त वगैरह, तो बहुत दूर की बात, सब्जियां नहीं खाई जा रही उनसे। तो ये किस तरह से मैनेज करेंगे? और हुकूमत जो है
وہ ایک جمہوریت کے اندر حکومت عوام کا خیال رکھتی ہے. اس طرح کے معاہدے جو انہوں نے کیے، ابھی نوید چودھری بتا رہے تھے کہ جس طرح کے معاہدے انہوں نے کیے ہیں IMF کے ساتھ، عالمی اداروں کے ساتھ، ان اداروں کے نتیجے میں، ان معاہدوں کے نتیجے میں اب یہ مہنگائی ان کو کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ ہم کس طرح سے ریونیو جنریٹ کریں گے، کس طرح سے ہم نے آپ کے لونز پے کرنے، ری پے کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آسان حل ہے کہ آپ مہنگائی کر دیں اور اپنا ریونیو بڑھا لیں. یعنی کہ چونکہ دوسرا طریقہ آپ کو آتا نہیں ہے، دوسرا طریقہ اگر آتا ہو آپ. جی ہاں بالکل، عوام سے پیسے نکلوا کے یہ تمام اخراجات پورے کرنے ہیں، لیکن عوام اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں ریلیف ملے گا. بہت شکریہ. احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. بات کریں گے گیس بحران کے حوالے سے. لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے. گھروں میں گیس آتی نہیں، صنعتوں کی گیس بھی بند کر دی گئی ہے. گیس کی قلت کی وجہ سے خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات جانیں گے، شاہزیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہزیب بتائیے گا مجموعی صورتحال کیا ہے اور کن مشکلات کا سامنا ہے عوام کو؟ کر گئی ہے. ہربنس پورہ سے مناوا تک، اسلام پورہ سے گرین ٹاؤن تک شہر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ گیس کی بندش کے باعث شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سردی کی شدت کا سامنا کرنے کے لیے گیس ہیٹر چلانا تو دور کی بات، کھانا پکانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور راتوں کو بچوں کو بھوکا سونا پڑتا ہے، کیونکہ جب گیس نہیں آتی تو گھروں میں کھانا نہیں پک پاتا. یہی وجہ ہے کہ آج شالیمار کے علاقے میں بھی کچھ دیر قبل علاقہ مکین نے گیس کی بندش کے خلاف گھروں کے برتن بجا کر احتجاج کیا ہے. اور جبکہ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس گیس کی بندش کو جلد سے بحال کیا جا سکے تاکہ مشکلات سے جلد نپٹا جا سکے. جبکہ آنے والے دنوں کی صورتحال، اب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ آئندہ سے شہری جو ہیں وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ PDM کا مقصد حکومت گرانا نہیں، آئین کا تحفظ ہے. خواجہ آصف کو لاڈلے کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا. پہلی حکومت ہے جو ملک میں از خود فساد پیدا کرتی ہے. پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے. وہ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 2.5 سال سے پڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ فرمائش تھی اور فرمائش لاڈلے کی تھی اور وہ لاڈلے کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی، اس لیے خواجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ملک میں فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہے. حکومتیں لائق بھی آتی ہیں، نالائق بھی آتی ہیں، لیکن از خود فساد پیدا نہیں کرتی. حکومتوں کو تو ملک میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے. یہ پہلا حکمران اور یہ پہلے اس حکمران کے ٹوڈی ہیں جو سارا دن ٹی وی پر صرف گالیاں نکالتے ہیں، بجائے اس کے کہ ملک چلانے کی فکر کریں. اپنے سیاسی مخالفین کو انہیں فکس اپ کرنے کی فکر ہوتی ہے. PDM اپنی ایڈوانسمنٹ کو جاری رکھے اور اس حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑائے. پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے تاکہ عوام کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ایک نمائندہ حکومت پاکستان میں. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی کا منصوبہ 1 سال تک بیوروکریسی کی وجہ سے رکا رہا. آئندہ 2 سال تک پنجاب کی آدھی آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا. پنجاب میں اس سال کے آخر تک ہر شخص کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہوگا. وہ منڈی بہاؤالدین میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی، یہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کی وجہ سے یہ آب پاک اتھارٹی کا قیام جو کہ 5 دنوں میں ہو سکتا تھا، 1 سال ہماری بیوروکریسی کی مہربانی سے 1 سال رہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے بیوروکریسی اور ہم پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب ایک پیج ہے. اور ماشاءاللہ کل پنجاب آب پاک اتھارٹی کا پہلا منصوبہ چک جمرہ میں لانچ کر رہا ہوں، جس سے 50,000 لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا. کہ پورے پنجاب میں اس سال کے اینڈ تک ہر شخص کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور کوئی بھی شخص جو بیمار ہوگا اس کا ہسپتالوں میں فری علاج ہے.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और रुकनी कौमी असम्बली चौधरी मोनस इलाही से वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इमरान खान मुल्की मामलात को अहसन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर चौधरी मोनस इलाही का कहना था कि आलमी सतह पर भारत बेनकाब हो रहा है। मोदी का पुलवामा ड्रामा दुनिया के सामने आ चुका। सेनेट इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातें मुस्ताफ़ी नहीं होंगी। अपोजिशन की तमाम जमातें सेनेट इंतखाबात लड़ने पर मुत्तफिक हैं। ज़राए का दावा है कि सेनेट इंतखाबात में मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए जल्द PTM का सरबराही इजलास होगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, PTM की क्या हिकमत अमली है इस बारे में? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक बड़ा फैसला किया और हमारे जराए के मुताबिक जो इस्तीफे दिए जाने थे सेनेट इंतखाबात से कबल जो जमा भी कर लिए गए थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। जराए ने यह भी दावा किया है कि अब PDM में शामिल तमाम तर जमातें सेनेट इंतखाबात लड़ने पर भी मुत्तफिक होगी और मुत्तफिका तौर पर सेनेट का इंतखाबात लड़ने की तैयारियां जारी कर दी है। जराए ने दावा किया है कि जल्द PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें सेनेट इंतखाबात को मुत्तफिका तौर पर लड़ने और मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत होगी। साथ ही साथ जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी मुशावरत की जाएगी और उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। और जब सेनेट इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश की जाएगी, जिस पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में और मुशावरत में लिया जाएगा। और ये बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो हिकमत अमली अपनाई थी कि पहले मरले में जलसे होंगे, फिर मुजाहरे होंगे और लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफे दे दिए जाएंगे और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता अब जो है वो PDM की तमाम तर्जुमातें अभी इस्तीफे भी नहीं दे रही और सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां कर रही हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम शाहराह फैसल से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा रैली में मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम शाहराह फैसल से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा इस रैली में मौजूद हैं। PSP की जानिब से आज रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत खुद सैयद मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन की जबरी बरतरफी के खिलाफ एहतजाज जारी है, जिनसे इजहार एकजहती के लिए मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा के रुकने कौमी असम्बली उसामा कादरी और साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार भी इस मौके पर पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन की जबरी बरतरफी के खिलाफ उनके अहले खाना सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज ताहाल जारी है और अब उनसे इजहार एकजहती के लिए मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुत्तहिदा के रुकने कौमी असम्बली उसामा कादरी और साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार भी पहुंच चुके हैं। कराची मुत्तहिदा पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली और स्टैंडिंग कमेटी बराए पैदावार के मेंबर उसामा कादरी भी इस मौके पर पहुंच गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं मोहसिन सयाल से। मोहसिन सयाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टील टाउन के अंदर 7 रोज से जो है मुलाजमत का धरना जारी है, जो अपने छोटे बच्चे और अहले खाना के साथ ये धरना दिए बैठे हुए हैं। इनके पास जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो है रहनुमा पहुँच रहे हैं। आज फारूक सत्तार साहब जो है स्टील मिल वर्कर के साथ ये पहुँचे हैं और इज़हार यकजहती की है। और फारूक सत्तार साहब ने जो है बात करते हुए मुलाजिम से कहा है कि इस हुकूमत वक्त की जो है वो नीयत ही ठीक नहीं है, नीयत ही नहीं है कि स्टील मिल को चलाया जाए। और ये कौन सी पॉलिसी साज इदारा है जिसने पॉलिसी बना के 4500 से ज्यादा मुलाजमीन को एक तरफ ही बरतरफ कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि मार्च या अप्रैल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। 100 अरब से ज़ायद लागत का ये मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा। सरदार सदाकत की रिपोर्ट देखिए।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में रहने वालों के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का रिंग रोड मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने का ऐलान। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि मंसूबे से मुतालिक जमीन की खरीदारी के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। कोशिश है कि मार्च या अप्रैल तक जमींदारों को अदायगियाँ की जाएं। हमारी पूरी कोशिश है कि मार्च अप्रैल तक ज़मींदारों को उनकी पेमेंट्स हो जाएं। बाकी मांदा जो काम है कंसल्टेंट्स का वो मुकम्मल कर लें, टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो मार्च अप्रैल में हम इसका संग बुनियाद रखवाना चाहते हैं और ये संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब रखेंगे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि रवां साल मार्च या अप्रैल में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे की तकमील से जुड़वा शहरों और मुल्क के दीगर इलाकों को सफर करने वाले मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा 110 किलोमीटर तवील है, 66 किलोमीटर पंजाब की हदूद में है, 44 इस्लामाबाद की हदूद में है। रिंग रोड बनने से रावलपिंडी के शहरियों के ट्रैफिक मसाइल हल होंगे और इलाके में मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। बुलेटिन से इतना है। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।